जो आज हमें ही कह रहे हैं कि हम आरक्षण खा रहे हैं, सही मायने में कहा जाए तो ये देश की धरती हमारी, इस देश के संसाधन हमारे, ये देश हमारा, खाने वाले आप लोग हैं जो 3% बाहर से यूरेशिया से आए हुए हैं। रिजर्वेशन को लेकर के जब चर्चा शुरू हुई तो संविधान सभा के भीतर ये कहा गया कि जब से ये चर्चा शुरू हुई है रिजर्वेशन की, तो कहा गया कि देखो ये तो जो है इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, ये तो एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये तो एक खास तबके को ये प्रिविलेज देना चाहते हैं। आदिवासियों के बारे में कहा गया कि ये तो ट्राइबलिस्तान बनाना चाहते हैं। दलितों के बारे में भी यही बात कही गई। आज आप देखेंगे तो आदिवासियों का जिक्र सिर्फ 2-3 जगह आता है, या तो उनकी ज़मीनें जब छीनी जा रही होती है, या जब उनके ऊपर कभी कोई पेशाब कर रहा होता है, या उनको किसी तरीके से उनका शोषण हो रहा होता है, तभी उनका जिक्र आता है, अदरवाइज नहीं होता। उनको कभी ये माना ही नहीं गया कि इस देश का आदिवासी भी संविधान को बनाने में कोई योगदान दिया होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ खास इंसान हैं जिनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र मीना हैं जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासी की बात करते हैं, लगातार मुखर होके इन मुद्दों को सामने लेके आते हैं जिनको सरकार हो या देशवासी हो सभी नज़रअंदाज कर देते हैं, जो ना सुनना चाहता है ना जानना चाहता है कि आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हालत क्या है। सर किताब के माध्यम से देश के सामने और अन्य तमाम लोगों के सामने ये स्थिति परिस्थिति लाते हैं और पूरा देश जानता है। सर क्या कुछ कहेंगे? दूसरी बार किताब सामने आप लेके आए हैं और दूसरी बार क्या कुछ नया होगा इसमें? बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको जोहार, आपके दर्शकों को जोहार। ये किताब दरअसल उस कड़ी का हिस्सा है जहां इस देश में आप देख रहे होंगे बहुत लंबे समय से जो इस देश का बहुजन तबका है उसके इतिहास को एक तरीके से छिपाने की कोशिश लगातार होती रही, और बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद हमारे देश में खास करके बहुजन तबके के जो लोग हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, वो बहुत लंबी लड़ाई के बाद उसको एक एक करके धीरे धीरे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में मेरी ये किताब संविधान सभा में आदिवासी उस योगदान को सामने लेकर के आती है जो कि आदिवासियों की तरफ से इस देश के संविधान को बनाने में दिया गया था। अक्सर आपने देखा होगा कि संविधान का जब कभी भी जिक्र होता है कुछ 5-7 लोगों का ही जिक्र होता है, उनके अलावा कभी ये माना ही नहीं गया कि इस देश के दलितों ने या बाकी लोगों ने भी कोई योगदान दिया गया है। जब बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमने बाबा साहब के योगदान को सामने आते हुए देखा था, अदरवाइज एक तरीके से बाबा साहब को भी गायब ही कर दिया गया था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इस देश के बहुजन तबके ने और उसके इंटेलेक्चुअल तबके ने, तब जाकर के आज इस देश के हर जवान पर जो है बाबा साहब का जिक्र आता है। लेकिन आदिवासियों के साथ वो नहीं है। आज आप देखेंगे तो आदिवासियों का जिक्र सिर्फ 2-3 जगह आता है, या तो उनकी ज़मीनें जब छीनी जा रही होती है, या जब उनके ऊपर कभी कोई पेशाब कर रहा होता है, या उनको किसी तरीके से उनका शोषण हो रहा होता है, तभी उनका जिक्र आता है, अदरवाइज नहीं होता। उनको कभी ये माना ही नहीं गया कि इस देश का आदिवासी भी संविधान को बनाने में कोई योगदान दिया होगा। मैं दरअसल उस पूरे की पूरी प्रक्रिया में जो 3 साल तक चली थी उसमें आदिवासियों ने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई इस देश के नागरिक के तौर पर, उस योगदान को जो है मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब लोकतंत्र पर चर्चा होती है तब ये कहा गया कि इस देश में लोकतंत्र पहली बार आएगा, तब आदिवासियों ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार लोकतंत्र, इस देश की बुनियाद में लोकतंत्र है। इस देश की शुरुआत जब होती है तब इस देश में 16 महाजनपद थे और वो सब गणराज्य हुआ करते थे। उसके बाद भी आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे तो जो राजा महाराजे थे वो भी आप जो है आपका जो है चुनाव चुन करके आ रहे थे। बहुत राजा महाराजा जो है आदिवासी इलाकों में इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे। और सिर्फ आदिवासियों के बीच में नहीं, ये दलितों में भी एक परंपरा आप देखेंगे तो बहुत सारा समाज का जो बड़ा हिस्सा था दलित समाज का, वो ऐसा था जो डेमोक्रेटिक था, जो प्रोग्रेसिव था। ये बात अलग है कि वो प्रताड़ित था दूसरे के द्वारा, लेकिन वो अपने ढांचे के भीतर बहुत प्रोग्रेसिव है। वो बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है अपने भीतर, समाज के भीतर भी। तो ऐसे में उस योगदान को सामने लाने की कोशिश ये किताब करती है। साथ ही साथ
आप देखेंगे तो और भी, जैसे रिजर्वेशन को लेकर के बात होती है, रिजर्वेशन को लेकर के जब चर्चा शुरू हुई तो संविधान सभा के भीतर ये कहा गया कि जब से ये चर्चा शुरू हुई है रिजर्वेशन की, तो कहा गया कि देखो ये तो जो है इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, ये तो एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये तो एक खास तबके को ये प्रिविलेज देना चाहते हैं। आदिवासियों के बारे में कहा गया कि ये तो ट्राइबलिस्तान बनाना चाहते हैं। दलितों के बारे में भी यही बात कही गई, लेकिन ऐसा नहीं था। और 75 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि इस देश के दलितों ने, आदिवासियों, पिछड़ों ने इस देश को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने में मदद की। सर अभी भी ये भ्रम, ये झूठ कहीं ना कहीं फैलाया जाता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी वो आरक्षण खा रहे हैं, एक कोटा से आते हैं, आरक्षण खो रहे हैं, तमाम प्रकार की गालियां दी जाती हैं। देखिए, अगर आरक्षण को लेकर के बात है तो मैं आपको बात बताऊं कि इस देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े ही ओरिजिनल लोग हैं। ये सारा देश ही उन्हीं का है। आप तो अभी तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो आरक्षण पे चर्चा चला रहे हैं। अगर असल कहानी को जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये देश ही उन्हीं का है। बाकी सब लोग तो बाहर के लोग हैं, बाहर से माइग्रेटेड लोग हैं। हम, और वो पहली बार नहीं, ये हम पहली बार ये बात नहीं करें, हमसे पहले बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि आर्यंस में बाहर से आए थे और उन्हीं के वंशज जिन्होंने ये कब्जा करके बैठे हुए 3% जो लोग हैं और जो आज हमें ही कह रहे हैं कि हम आरक्षण खा रहे हैं। सही मायने में कहा जाए तो ये देश की धरती हमारी, इस देश के संसाधन हमारे, ये देश हमारा, खाने वाले आप लोग हैं जो 3% बाहर से, यूरेशिया से आए हुए। प्रधानमंत्री ने आदिवासियों की परिभाषा ही बदल दी, उन्होंने वनवासी नाम दे दिया है। देखिए एग्जैक्टली वो आप देखिए तो वो दरअसल क्या कर रहे हैं, वो आदिवासियों को जानबूझ करके आप अलग अलग तरीके से, वो प्रधानमंत्री जी की परिभाषा नहीं है केवल, वो आरएसएस की परिभाषा है। वो चाहते हैं कि आदिवासी का मतलब वही वन में जो रह रहा है, जो वनों में रह रहा है वही आदिवासी है। वो चाहते हैं कि वो सिविलाइजेशन के दौर में उसी स्थिति में रहे। वो नहीं मानते कि वो मेरी और आपकी तरह अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगह पर रहें, अच्छी जगह पढ़ें, अच्छे से बोलें, अच्छे से खाएं, अच्छे से भी, वो नहीं चाहते हैं। उनके लिए तो आदिवासी का मतलब वो है जो जंगल में रह रहा है। उनका मानना तो यही है, आदिवासी मतलब जंगल में रहने वाला व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासी का मतलब है जो इस देश में, इस धरती में सबसे पहले से रहता आ रहा है। उसकी लोकेशन कोई भी हो सकता है, वो दिल्ली में भी रह सकता है, वो बॉम्बे में भी रह सकता है, वो झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी रह सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आरएसएस की जो परिभाषा है उसी को वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा होगा कि जिस तरीके जन दबाव है वो भी आजकल आदिवासी का नाम लेने लगे। हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन वो भी उस जन दबाव के चलते जो है नाम लेने लगे हैं। जी सर, आने वाले समय में क्या कुछ लग रहा है, इस किताब का कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, इसका असर देखने को आपको बिल्कुल मिलेगा और बहुत बड़े पैमाने पे। जैसे कि पिछली किताब जब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी आई थी, तब पहली बार इस देश के बड़े तबके को ये पता चला था कि हाँ, आदिवासियों का इस देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था। मैंने इस मिथ को वश करने की कोशिश की थी। अक्सर हमारे सामने ये झूठ परोसा गया कि 1857 की लड़ाई पहली आज़ादी की लड़ाई थी, मंगल पांडे पहले आदिवासी नायक, पहले ही जो है इस देश के पहले लड़ाका हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और मैंने बताया बिसबूत कि इस देश में आज़ादी की लड़ाई आदिवासियों ने 1780 के दौर में लड़ी थी। और बिहार के भागलपुर में जब तिलका मांझी ने भागलपुर के उस समय के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को जो है अपने तीरों से मार दिया था, और वो आज़ादी की लड़ाई तब शुरू हो गई। और इस देश में आज़ादी की लड़ाई हमेशा इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने लड़ी। और आप देखिए तो उन्होंने कभी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया। अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाले कौन लोग थे? जो इन तबकों से नहीं थे, जो राजा महाराजा थे, जो महाजन थे, उन्होंने जाकर के अंग्रेजों से समझौता किया। कभी आपने नहीं सुना होगा पूरे इतिहास में कि दलितों का एक तबका जाकर के अंग्रेजों से समझौता कर लिया हो, या आदिवासियों का एक तबका जाकर के अंग्रेजों से समझौता कर लिया हो। नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने कोई समझौतावादी राजनीति नहीं अपनाई। उन्होंने अपने आप को हमेशा फोर फ्रंट पर रखा और अंग्रेजों से मुकाबला करने में जो है सबसे आगे रहे। और मुझे ये भरोसा है कि ये किताब भी संविधान सभा में जो तमाम बहसें हैं, उन बहसों के साथ साथ आदिवासियों के योगदान को भी सामने लाएगी, ताकि तमाम लोगों को, चाहे वो आदिवासी तबके के हों, चाहे बहुजन तबके के लोग हों, उनको ये पता चल सके कि हाँ, आदिवासियों के साथ हम कैसे कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकते हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि बाबा साहब का पिछले 10, 15, 20 सालों में जो लिटरेचर सामने आया,
जब वो दलितों के साथ साथ आदिवासियों के बीच में पहुंचा तो एक ब्रॉडर यूनिटी बनी और बाबा साहब हम सब के नेता बने। और वो हुआ लिटरेचर के चलते, वो इतिहास के चलते, साहित्य के चलते हुआ। वैसे ही अब जब ये किताब लोगों के बीच में जाएगी तब उन्हें भी पता चलेगा कि इस देश के आदिवासियों का इतिहास कैसा है। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि सर ने बताया है कि जब ये किताब तमाम उन जगहों पे पहुंचेगी, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हो या तमाम वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आप ये किताब पढ़ेंगे और समझेंगे, इतिहास को जानेंगे, तो असली सच्चाई पता चलेगी कि इस देश का सबसे बड़ा योद्धा कौन है, इस देश को बनाने में किसका कितना योगदान रहा है। और एक चीज प्रियंका जी, इसमें एक और मैं बस आखिरी लाइन जी। कि ये किताब अगले 2 से 3 दिनों में अमेज़न पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है अवेलेबल है, तो वहां से लोग जो है ले सकते हैं जी। और आपके जो है कमेंट बॉक्स में भी जो है लिंक डाल दिया जाएगा जी।